नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं PYQ। और मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है उसमें अब सभी यानी हिंदी साहित्य के जो चारों काल है उनके सभी प्रश्न एक साथ ही एक ही कक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्पदंत या पुष्य या फिर पुंड को। मित्रों, यानी ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्पदंत को माना है। और पुष्पदंत को पुष्य या पुंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आसगु कवि। और मित्रों, चंदन बाला रास की रचना 1200 ईस्वी में हुई थी और इसके रचयिता आसगु कवि हैं। अगला प्रश्न, मूल गोसाई चरित के रचयिता कौन है? मूल गोसाई चरित के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बेणी माधवदास। अगला प्रश्न, किस काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग मिलता है? किस काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीसलदेव रासो। और मित्रों, याद रखिएगा कि बीसलदेव रासो में अगर आपसे ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि वह रासो काव्य जिसमें अजमेर के चौहान शासक का वर्णन किया गया है, तो बीसलदेव रासो। वैसे पृथ्वीराज रासो भी है, लेकिन वो उस समय वो दिल्ली के राजा थे। लेकिन इसमें बीसलदेव रासो जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, परमात्म प्रकाश और योगसार रचनाएं किसकी है? परमात्म प्रकाश और योगसार रचनाएं किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा जोइंदु कवि की। अगला प्रश्न, आलाह और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किस रासो काव्य में मिलता है? यानी आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किस रासो काव्य में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रमाल रासो। और मित्रों, प्रमाल रासो के रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता जगनिक थे। और इस रासो काव्य को यानी प्रमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा राउलवेल या राउरवेली। और मित्रों, राउलवेल के रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता रोड़ा कवि थे। लेकिन आपसे अब आप याद रखिएगा, सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि चंपू काव्य किसे कहते हैं, तो गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। राउलवेल के रचयिता रोड़ा कवि हैं। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का काव्य माना है? तो इसका सही उत्तर होगा अर्ध प्रमाणिक काव्य। मित्रों, याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में विद्वानों के 3 प्रकार के मत प्राप्त होते हैं। एक तो प्रमाणिक मानने वाले, दूसरे अर्ध प्रमाणिक और तीसरे अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। और वहीं अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो वह पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। और दूसरी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज
रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि स्वीकार करते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा बलिद्य। और मित्रों, अगर दूसरे नाम की बात करें तो इन्हें पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो एक व्याकरण ग्रंथ है, यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर कवि, यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर कवि हैं। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत के किस खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा जाता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत के किस खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा नागमती वियोग खंड। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस रचना में कयामत का वर्णन किया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस रचना में कयामत का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आखिरी कलाम में। अगला प्रश्न, सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कही कथा आरंभ बेन कवि कहा पंक्ति किस ग्रंथ के रचना काल से संबंधित है? और मित्रों, ये प्रश्न तो परीक्षाओं में पूछा हुआ है। यानी सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा पंक्ति किस ग्रंथ के रचना काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मावत के। और मित्रों, इसमें 927 जो है वो विक्रम संवत की बात की गई है। अब बात करें आज के सन की बात की गई है, तो आप इसमें अगर आपसे यानी 927 तो इसमें सन दी गई है, अगर आप विक्रम संवत आपसे पूछी जाए तो आप इसमें 57 जोड़ करके विक्रम संवत प्राप्त कर सकते हो। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, हिंदी में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन माने जाते हैं? हिंदी में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु रामानंद। अगला प्रश्न, नंददास की किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है? नंददास की किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रास पंचाध्यायी को। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के बाद तुलसीदास की उत्कृष्ट रचना कौन सी मानी जाती है? यानी तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं, यानी प्रमाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की कुल 12 रचनाओं को प्रमाणिक रचनाएं मानी है। और इन 12 रचनाओं में रामचरितमानस उनकी सर्वोत्तम कृति है। तो रामचरितमानस के बाद तुलसीदास की उत्कृष्ट रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा विनय पत्रिका। और मित्रों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी हुई है, अवधी भाषा में या फिर ब्रज भाषा में? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, कौन से कवि अकबर अली नाम से सीता की सखी बनकर काव्य रचना किया करते थे? यानी हिंदी के कौन से कवि अकबर अली नाम से सीता की सखी बनकर काव्य रचना किया करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा अग्रदास। अगला प्रश्न, सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा आदि किस कवि की रचनाएं हैं? सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा ये किस कवि की रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव की। अगला प्रश्न, आषाढ़ी बार असादीवार, सोहिला, रहीरास, जप्पूजी आदि किस कवि की रचनाएं हैं?
यानी असादीवार, सोहिला, रहीरास, जप्पूजी आदि किस कवि की रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु नानक की। और मित्रों, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो वहीं इनके पुत्र ने, यानी इनके पुत्र श्रीचंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। और मित्रों, जप्पूजी जो रचना है, ये रचना तो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु रविदास की। और गुरु रविदास को रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, ये गुरु रविदास भक्त कवयित्री, यानी कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई के गुरु भी थे। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने किसे लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि कहा है? आचार्य शुक्ल ने किसे लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद को। और मित्रों, आपको बताना है कि घनानंद यानी रीतिकाल की जो 3 धाराएं हैं, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, उनमें से किस धारा के ये कवि हैं? अगला प्रश्न, बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद के रचनाकार कौन है? यानी बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण कवि। अगला प्रश्न, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? यानी कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रकूट के सोलंकी नरेश रुद्रदेव ने। और मित्रों, कवि भूषण का मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम घनश्याम दास था। तो ये भी आप याद रखिएगा। और कवि घनश्याम दास को भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी नरेश रुद्रदेव ने दी थी। और ये रीतिकाल के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, पंक्ति किस कवि की है? तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मित्रों, आपको बताना है कि तरुणी तनुजा तट तमाल पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगला प्रश्न, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न, कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी आदि रचनाएं किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और मित्रों, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल उपनाम से भी रचनाएं लिखते थे। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि त्रिशूल उपनाम से रचनाएं लिखने वाले कवि कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न, किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किस नाम से किया है? श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किस नाम से किया है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रांत पथिक। अगला प्रश्न, किस कवि ने
किस कवि ने खड़ी बोली कविता को नीरस और कर्णकटु कहा है? यानी किस कवि ने खड़ी बोली कविता को नीरस और कर्णकटु कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्म सिंह शर्मा ने। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।